ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः परम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए बाबू। हाँ बोलो बाबू। गुरुजी वो एदी दिशा जो धातु बनी थी, हाँ उसमें जो रूप चंद्रिका में रूप गलत दिए थे, हाँ तो उसमें गुरुजी सिद्धांत कौमुदी में इसमें आश्रय लिंग और लुंग लकार के तो रूप दिए नहीं, हाँ तो वो जो उसमें गलत बना था वो गलत है। हाँ सही भी है, उसमें पूरा पूरा क्यों लिखेंगे वो? वो तो 10 गणों की प्रक्रिया है, वो तो आनी चाहिए है कि नहीं? सब चीज क्यों वो लिखेंगे? तो थोड़ा विचार करो अपने से कि क्या उचित है ना? उन्होंने लिखा है तो गलती है कि कोई हमसे कोई सूत्र नहीं ना छूट जा रहा है? विचार करना चाहिए ना, अंतर क्या है? कुल मिला के एक सकार नहीं है, है ना? यही है ना, हम लोग बना रहे हैं। एदी धी ये दी ना, धी क्यों बोल रहे हो? एदी अरे धी अभ्यास से चर्च तो नहीं किए? एदी धी शीशिष्ट। हाँ ए दी धी शीशिष्ट शी शिष्ट, और वो बना रहे हैं ए दी धी शिष्ट। तो ये जो सकार है वो नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है ना? हाँ। क्यों नहीं सुनाई दे रहा भाई? क्यों नहीं सुनाई दे रहा? होना चाहिए ना? हाँ। चलो तो अपने से विचार करो, जो सूत्र पढ़े हैं उसी में से कोई सूत्र ऐसा गया नहीं ना कोई जो लोप भी करा दे। यदि धीश में आकार का तो लोप से लोप कर रहे हैं, अर्ध धातु परे रहते हैं, ई शिष्ट अर्ध धातु परे रहते कर रहे हैं, फिर सकार का लोप कौन करेगा? कोई करेगा क्या? एक बार विचार करना चाहिए अपने से। कोई कर दे तब तो उन्होंने जो बनाया वैसे ही, कोई नहीं कर पाएगा तो हम लोगों का ठीक है। जो 10 गण पढ़े उसी में से विचार करो, सब चीज़ें लिख करके बताए ऐसा जरूरी है। चलो और कुछ? और गुरुजी को जो उपाच्य जो सूत्र हाँ। अलग से बनाया है, हाँ तो क्या उसमें- बनाया? उपाच्य। उपाच्य मतलब वो एक ही सूत्र कर देते हैं, व्यांग अच्छा। में। हाँ उसी में उपसर्ग जोड़ देते। हाँ। और अलग सूत्र क्यों बनाए प्रश्न? हाँ तो उसका क्या? तो गुरुजी इसमें मतलब जो का उसमें उपाच्य सूत्र में जो रंग धातु है, उसमें जो ऋच प्रत्यय का जो अर्थ वगैरह था वो उसमें सम्मिलित हो रहा था। रंग उसमें धातु। कहाँ हो रहा है समय? उपाच्य सूत्र का क्या अर्थ है? कि उपसर्ग पूर्वक रंग धातु से परस्मै पद प्रत्यय आते हैं। तो बस इसमें क्या नीच को क्या लेना देना? परस्मै पद करने वाला है ना सूत्र, तो बस काम खत्म हो गया, इतना ही कहता है। व्यंग परिभ्यो रमः क्या कहता है? कि वी आंग परि उपसर्ग पूर्वक रंग धातु से परस्मै पद तो प्रत्यय। बस उसी में वी आंग परि और ऊपर उसी में जोड़ दिया जाए उससे पर। तो ये 4 उपसर्ग पूर्वक, 4 में से कोई भी उपसर्ग पूर्वक रंग धातु से परस्मै पद होता है, अर्थ हो जाएगा। पृथक सूत्र क्यों बना रहे? प्रश्न था ना, तो क्या तुम उत्तर दे रहे हो? वो अर्थ में गुरुजी को अर्थ क्या? अर्थ का क्या सूत्र मांगता है? अर्थ क्या सूत्र मांग रहा है? कौन सूत्र अर्थ के बारे में चर्चा कर रहा है कि नीच है, ये है, वो है? वो तो सब उदाहरण आप लिखिए, उसकी व्याख्या सब हो रहे। उन्होंने लिख दिया
कि यज्ञ दत्तम उपरमति, इन्होंने ऐसा उदाहरण दे दिया। खाली उपरमति लिखते तो हम लोग जैसे पूर्व में विरमति, आरमति और परिरमति बना के निकल गए, वैसे उपरमति बना के निकल जाते, कोई हम चर्चा ही नहीं करते कुछ। लेकिन यज्ञ दत्तम कर्म जोड़ा तो जिज्ञासा हो गई तो भैया ये उपरमति तो अकर्मक धातु लग रही है। उपरमति मतलब क्या? कि निवृत्त होना, निवृत्त होना है ना। हाँ। देवदत्त उपरमति, तो देवदत्त निवृत्त हो रहा है, उपराम हो रहा है, तो उसमें कर्म तो कोई होगा नहीं। तो ये कर्म फिर यज्ञ दत्तम ऐसे द्वितीयांत कर्म क्यों लिख रहे हैं, ये प्रश्न हो गया। तो आगे उसकी चर्चा चली, उसमें उपाच्य को क्या लेना देना उन सब विषयों में। तो गुरुजी इसकी उपाच्य से तो गुरुजी उप करके कोई अनुवृत्ति भी नहीं जा रही है अष्टाध्याय में? नहीं जा रही। नहीं। देखा? हाँ, अष्टाध्याय में ऐसा कैसे हो सकता है? देखा क्या है उपाच्य, निकालो। 1384 1384। हाँ। उसके बाद कौन सूत्र है? विभाषा कर्मकात्। ये उपाच्य को मतलब कैसे पता चला कि नहीं जा रहा है? ये उपाच्य सूत्र में उप को गाढ़ा नहीं किया है। इससे अष्टाध्यायी में चूंकि अनुवृत्ति जाती है तो गाढ़ा करते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं। लेकिन देखो बाबू, ये जो विभाषा क्या है उसके बाद का सूत्र? विभाषा कर्मकात्। हाँ, तो ये विभाषा कर्मकात् इधर लघु सिद्धांत कौमुदी में तो लिखा नहीं है। नहीं। इधर सिद्धांत कौमुदी में उसकी वृत्ति देखोगे ना तो समझ में आएगा ना। विभाषा कर्मकात्, विभाषा अकर्मकात्, खंडाकार होगा ना। हाँ। चलो, तो उसकी वृत्ति देखोगे तो समझ में आएगा। समझ रहे बात? हाँ। तो सिद्धांत कौमुदी में देखना और कल बताना। जैसे आज हम ऐसे दिशा की बात की, बहुत अच्छे, ऐसे ही कोई चीज़ छोड़ नहीं देनी है, ठीक है। तो कल शुरुआत में पाठ में बताना, उसकी वृत्ति देखना। हाँ। और उन्होंने क्या अर्थ लिखा है वहाँ पर उसकी वृत्ति। वृत्ति यदि वहाँ पर वृत्ति लिखते समय ऊपर की अनुवृत्ति लाए हम, तब तो फिर बात बन गई ना। इनसे छूटा भी हो सकता है, अरे ये छापने वाले से छूटा भी तो हो सकता है, कभी कभी हो जाता है। गाढ़ा नहीं हुआ, उसको बोल्ट करना चाहिए था, नहीं किए, है ना। चलो, तो कोई नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए उसकी सूत्र, अगले वाले सूत्र की सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति देखो। हाँ। और वहाँ टीका टिप्पणी देखो तो मिल जाएगा। तो हमको लग रहा है यही बात होनी चाहिए कि उप की अनुवृत्ति अग्रिम सूत्र जो विभाषा कर्म का थे उसमें ले जानी है ना। हाँ। उसमें ले जानी, क्योंकि वहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने उदाहरण दिया है, विभाषा है ना, विकल्प से करता है, परस्मय पद। ये सूत्र जो अगला वाला है ना वो, तो वहाँ उपरमति उपरमते दो उदाहरण दिए। उपरमति उपरमते, क्योंकि विकल्प से परस्मय पद करेगा। हाँ। तो उपरमति एक बार, जब नहीं हुआ तो उपरमते, ऐसा उदाहरण दिया। तो इसका मतलब वहाँ पर उप उपसर्ग पूर्वक रम धातु ये सब बात होगी। हाँ। उप की अनुवृत्ति ले जा रहे हैं तभी ना। इसमें गाढ़ा नहीं हुआ। हाँ वही, इसलिए थोड़ा देख लें। बात समझे ना। हाँ। यही हमको कारण लग रहा है, वरना अलग क्यों करते हैं, फालतू में सूत्र क्यों बढ़ाते हैं, अरे उसी में हो जाता है ना। व्यांग परि परि तक तो था ही, परि उप संधि कर लेते, यण कर लेते, व्यांग परियुप, और उसके पंचमी कर लेते व्यांग परियुपेभ्य, ऐसे कर लेते, रामेभ्य की तरह उपेभ्य, तो व्यांग परियुपेभ्यो रमः, ऐसे सूत्र बना लेते। लेकिन ऐसा न बना करके उपाच्य पृथक बनाए, तो ये जो सूत्र विभाग कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, तो वो अनुवृत्ति के कारण ही कर रहे हैं। चलो देखना उसको, ठीक है, बताना कल। चलो, और कुछ नहीं हो गया? सब समझ में आया बाबू? तो सुना दो जरा पूर्व पिछला पाठ, तो फिर आगे चला जाए। सरल ही था, कुछ था नहीं। परस्मय पद की प्रक्रिया एकदम सरल थी, है ना। छोटे छोटे सूत्र है। क्या है सबसे पहला सूत्र? चलो, अनुपराभ्याम क्रिया। हाँ, अनुपराभ्याम क्रिया। हाँ, बोलते चलो क्या है अर्थ? कर्तृके च फले गंधनादौ च परस्मै पदम स्यात्। हाँ, इन्होंने ऐसी वृत्ति लिख दी है, कोई बात नहीं, ऐसे ही याद करना चाहिए, इन्होंने पूरी लिखे है। वरना सूत्र का अर्थ क्या होगा, तो क्या बताया जाएगा? अनु और परा उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से परस्मै पद प्रत्यय आते हैं, यही इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ। तो फिर ये सब कर्तृके भी ये सब क्यों लिख रहे हैं? तो क्या प्रश्न हुआ था वहाँ पर कि अनु और परा उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से परस्मय पद होता है, तो सूत्र का अर्थ है। हाँ। तो इस सूत्र की क्या आवश्यकता है? ये हुआ, क्यों लिख रहे हो? सब बात बताना पड़ेगा ना, क्यों लिख रहे हो, क्या जरूरत है? वो सूत्र का प्रयोजन बता रहे हैं,
वो जो लिख रहे हैं ना कर्तृकीय च फले और गंधनादौ, इससे सूत्र का क्या प्रयोजन दिखा रहे, फल दिखा, ये सूत्र बनाना क्यों पड़ा? क्योंकि क्रीधात क्या प्रश्न है, तुम पढ़ रहे हो कि सुना रहे हो? सब कल पढ़ा है सब। हाँ, प्रश्न ये है कि ये जो अनुपराभ्याम क्रिया, ये सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि क्री धातु से तो परस्मै पद प्रत्यय आ ही जाते हैं। नहीं, सही से बोलो, आ क्यों जाते हैं? सही से बोलो उसको, आ क्यों जाते हैं? उसको साफ साफ करो। तो क्री धातु इत है, हाँ तो वो इत है, इत नहीं है। हाँ इत है, तो वो उभयपदी है। तो जब अन्य गामिनी क्रियाफल होता है तो परस्मै पद हाँ, प्रत्यय ये आएंगे ही। हाँ ये से बोलना चाहिए ना साफ साफ, तब समझ में आए कि कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तब तो चलो आत्मनेपद हुआ, लेकिन जब कर्तृ भिन्न गामिनी क्रियाफल होगा तब तो परस्मै पद प्रत्यय आते ही हो हैं। जाएगा। तो फिर ये सूत्र सूत्र बनाने की परस्मै क्या पद विधान आवश्यकता करने की क्या जरूरत थी? है? तो अब उसका उत्तर क्या दोगे? कि अगर जब यदि कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तब भी यदि अनु और परापसर्ग पूर्वक क्री धातु से परस्मै पद प्रत्यय ही हो, होगा। इसके लिए सूत्र है। हाँ। ठीक, हाँ। यही बात लिख, कर्तृके च फले, ठीक है ना? हाँ, आज परस्मै पदम स्यात्। स्यात्। क्योंकि अन्य गामिनी क्रियाफल होगा तो परस्मै पद हो ही जाएगा। अनुपसर्ग रहे चाहे न रहे, परा उपसर्ग रहे चाहे न रहे, वो तो हो ही जाना था। हाँ। लेकिन कर्तृके भी फले परस्मै पदम स्यात्, तदर्थम इदम सूत्रम, इसलिए सूत्र है। बात क्लियर हो? हाँ। दूसरा क्या प्रयोजन बताया? कि वो सूत्र है गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रिया। हाँ, बहुत सुंदर। कि जब ये जो गंधन आदि 7 अर्थ में क्री धातु होती है हो, तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं, ये उसका अर्थ है। हाँ। तो ये अनुपराभ्याम क्रिया, हाँ, ये सूत्र बनाया है। इसलिए अगर गंधन आदि 7 अर्थों में क्री धातु होगी और तब भी अनु और परा उपसर्ग पूर्वक होगी तो परस्मै पद प्रत्यय ही आएंगे। ये भी एक प्रयोजन हाँ, हुआ ना, क्योंकि हाँ। नहीं ना आ पाता यदि ये सूत्र नहीं होता। हाँ। तो चूंकि गंधन आदि अर्थों में रहता तो क्या हो जाता? तो आत्मनेपद प्रत्यय हो जाता, हो ही जाता। तो ऐसा ना हो, परस्मै पद प्रत्यय हो, इसलिए ये सूत्र बनाया। ठीक है ना? हाँ। नहीं समझे? आया। चलो सरल है ये, कुछ बात नहीं है। चलो आगे चले फिर। हाँ, फिर उदाहरण अनुकरोति पराकरोति हो जाएगा। हाँ। अनुकरोति देवदत्त अनुकरोति, क्या अर्थ हो जाएगा इसका? देवदत्त अनुकरण कर रहा है। कर रहा है, ठीक है ना? हाँ। किसका? तो गुरु का, किसी का भी अनुकरण कर रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या बता दोगे? एक एक दोनों के बता दोगे ना? एक को उसमें ले लो, कर्तृ के फले में ले लो, हाँ, एक हाँ। गंधनादि अर्थों में ले लो। गंधनादि। समझ रहे बात? हाँ, हाँ। ताकि बता सके ना कि भाई देखिए यहाँ पर आत्मनेपद होने जा रहा था, है ना? ऐसी ऐसी परिस्थिति थी, आत्मनेपद होने जा रहा था। ये सूत्र में आके परस्मै पद कराया, अनुकरोति बना, पराकरोति बना। इसको बताना चाहिए ना? हाँ। बोलो। तो वाक्य है, वाक्य क्या है? अनुकरोति, यही है। देवदत्त अनुकरोति। हाँ, देवदत्त अनुकरोति, कि देवदत्त अनुकरण कर रहा है। अब यहाँ पर क्री धातु है, तो वो इत है, तो वो उभयपदी होगी। तो जब कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तब तो आत्मनेपद प्रत्यय होगा, और अन्य गामिनी क्रियाफल होगा तो परस्मै पद प्रत्यय होगा। अब यहाँ पर क्या है? क्या विवक्षा करेंगे? अन्य गामिनी क्रियाफल की तो क्यों करेंगे? वो तो हो ही जाना है। हाँ। यहाँ पर क्या करके करेंगे? कि जो अनुकरण क्रिया है उसका फल कर्तृगामिनी क्रियाफल होने। मतलब क्या है? इसका मतलब समझ नहीं रहे हो तुम, रटे बड़े शब्द बोल रहे हो। कर्तृगामिनी क्रियाफल मतलब क्या? कि जो कर्ता क्रिया कर रहा है, उस मतलब कर्ता को जो फल मिलता है। नहीं, ये क्या? कर्ता क्रिया करता है, कर्ता क्रिया करेगा ही ना, करता ही तो करेगा क्रिया। सही बोलो। कर्तृगामिनी क्रियाफल से क्या समझ रहे हो? कि जो क्रिया का फल है वो कर्ता को ही मिल रहा हो। तो यहाँ पर क्या क्रिया है? बोलो ना उसको घटा के। यहाँ पर अनुकरण क्रिया है। अनुकरण क्रिया उस है। क्रिया का जो भी फल है, हाँ, जो वो कर्ता को मिले। किस कर्ता को? क्या? देवदत्त कर्ता को मिले तो भी परस्मै पद प्रत्यय आएंगे। क्योंकि अनुपूर्वक क्रिया था, हाँ, इसलिए परस्मै पद आया तो अनुकरण बन गया। हाँ। ये बोलना है ना, यहाँ तक जाएगा तब सूत्र का व्याख्यान हुआ। ठीक है। हाँ। खाली अनुपूर्वक क्रिया धातु से करोति तो कोई भी बना लेगा, 10 गण पड़े हो। देखे कि नहीं 10 गण? देखा।
देखा ना? हाँ। तो एक एक रूप बोल दो चलो, अनु जोड़ करके अनुकरोति। अनुकरोति, अनुकरुता, नहीं, अनुकरोति, अनुकरोतु, अनुकुरुतात। हाँ ऐसे। अनु उसमें क्या बना था? अकरोत। हाँ, अकरोत। अनु के संधि कर लेना। कर लेंगे, अन्वकरोत। हाँ ऐसे। फिर अनुकुर्यात, अनुकर्ता, अनुकरिष्यति, अन्वकरिष्यत। इसमें क्या बना था? क्रियात। क्रिया। हाँ, तो कर दो, अनुक्रियात। उसमें क्या बना था? उसमें बना था अकारशीत। आकाशीत। हाँ, अन्वकाशीत। अन्वकाशीत। और उसमें तो चकार अनुचकार। बना ही था, अनुचकार बन जाए। परस्मै पदी होना है, हाँ। तो उधर के तो बोलने बोलने नहीं। नहीं। चल ऐसे ही परा में भी जोड़ के बोल लो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। चलो ये हो गया। परा करोते में भी बता दो। चलो वहाँ पर वो दूसरा वाला ले लो। हाँ, कि हालांकि इसी को परा करोती को भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी क्रिया है उसका फलकर्ता को मिल रहा है, तब भी परस्मै पद होगा। क्यों? क्योंकि परापूर्वक परापूर्वक क्री धातु धातु है, है, इसलिए इसलिए ऐसा करके बता हाँ, सकते हो। हाँ। लेकिन क्यों एक ही में दोनों को डाले? हाँ, अलग अलग। दूसरा उगंधन आदि का भी तो एक आध उदाहरण हाँ। हो जाए। तो परा करोति मान लीजिए यहाँ पर क्री धातु जो है वो कैसा है? गंधन आदि किसी अर्थ में है, कोई अर्थ में है गंधन आदि। परा करोति हाँ। मान लीजिए साहसिक के अर्थ में साहसिक के अर्थ है, में। इस तरह से किसी भी अर्थ में है मान लीजिए, तो भी क्या हो जाएगा? तो भी यहाँ पर परा उपसर्ग पूर्वक क्री धातु होने तो पर वो अवक्षेपण अर्थ ले लो। परा करोति अर्थनम होता है ना, हाँ। परा करोति। चलो जो भी अर्थ मतलब हो जाए गंधन, तब भी यहाँ पर क्या हो तभी यहाँ जाएगा? पर क्री धातु से आत्मने परस्मै पद प्रत्यय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परा उपसर्ग पूर्वक है। बस यही बात पता हाँ। नहीं हो गया। परा करोति और 10 लकार के से परा जोड़ के बोल दोगे, हाँ, बस हटागम होगा। वहाँ पर परा आपको क्या हो जाएगा? आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ दीर्घ हो हो जाएगा। जाएगा। बस इतना हाँ। फर्क है, कोई नहीं उसमें। अब बार बार क्या बोलेंगे, सब चीजें हो गया। हाँ। तुमने अभ्यास किया पूरा? किया। चलो आगे चलो, बस हो गया। फिर आएगा अनुपराभ्याम क्रिया हो गया हाँ, ना? हो गया। चलो आगे कौन है? अभी प्रत्यतिभ्यः क्षिपः। सूत्र याद किए नहीं हो? अभी प्रत्यतिभ्यः क्षिपः। चलो हाँ कि ठीक। क्या कहता है? अभी प्रति और अति उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से परस्मै पद प्रत्यय आते हैं। हाँ, अपने से थोड़ा संस्कृत में भी वृत्ति बना लिया करो। क्या है इसमें दिक्कत? लगी है पंचमी पंचमी, बस आगे परस्मै पदम स्यात् करना अभी है। प्रत्यतिभ्यः क्षिपः परस्मै पदम हो स्यात्। गया। क्या कहना है? ठीक। चलो फिर क्या हिंदी में तो वो हिंदी में भी बोली दी है। हाँ। तो क्या था पहले यहाँ? क्षिप धातु क्या थी ये हाँ, बताओगे तब हाँ। न होगा। हाँ, क्षिप प्रेरणे, ये धातु है प्रेरण अर्थ में। प्रेरण अर्थ में प्रेरित करना, प्रेरणा करना, प्रेरणा इस अर्थ करना। में थे। हाँ। चलिए क्षिप धातु थी, क्षिप कैसी धातु, थी ये? ये थी उभयपदी। हाँ उभयपदी। उभयपदी। चलो स्वरित थी। स्वरित थी। हाँ जो उसमें जो पकार उत्तरवर्ती आकार है वो स्वरित है। तो क्या हो उसमें- रहा था? कर्तृगामिनी क्रिया। क्रिया। ऐसे बोलो, खाली उभयपदी मत बोल दो, साफ साफ करो, क्योंकि तब हाँ। आगे क्लियर करना है ना। खाली रूप थोड़ी न चलाना है नहीं। क्षिप धातु का। ये जो बात यहाँ बतानी उसके लिए क्या जरूरी है? वो यही सब बताना जरूरी है। खाली उभयपदी है कह के तुम निकल रहे हो। क्या उभयपदी है? स्वरित थी, तो जब कर्तृगामिनी क्रिया हाँ। फल होता था तब आत्मने पद प्रत्यय हाँ, आते ऐसे। थे। और अन्य गामिनी अन्य क्रिया क्रिया फेल फल होने होता था पर पर परस्मै पद प्रत्यय हाँ। आते थे। तो अब यहाँ पर अभिप्रति और अति अति इन उपसर्ग पूर्वक एक क्षिप धातु हो, कर्तृगामिनी क्रिया फल क्रियाफल होने पर भी क्या हो? परस्मै पद प्रत्यय हो। ओ, इसके लिए ये सूत्र बनाया। तो सूत्र का प्रयोजन हाँ। हो जाएगा। नहीं हो गया? हो गया। ये बोलोगे तब न हुआ। हाँ। तो फिर चल कोई बात नहीं। हो गया। हाँ। शिव प्रेरण। सॉरी, देखो कौन प्रसंग में क्या बोलना जरूरी है ये देखना चाहिए। हम 10 गण पढ़ा रहे थे, इतना लंबा तुमको नहीं ना करा। नहीं। उभयपदी है, ईद है, चाहे स्वरित थे तो उभयपदी इतना कह के निकल रहे थे, क्योंकि वहाँ इतनी जरूरत नहीं थी। नहीं। अब यहाँ चूंकि सब बताना है, यही हाँ। सब चीज, तो ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रसंग में किस बात को विस्तार से बोलना है, किस प्रसंग में किस बात को संक्षेप में संक्षेप बोलना में है। इस चीज का हाँ। वक्ता को विवेक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं हाँ, होना चाहिए? हाँ। बहुत सारे वक्ताओं में फिर क्या हो जाता है, अनपेक्षित चीजें बोलने लगते हैं, जरूरी बात नहीं बोले। अब यहाँ पर हम शिप की प्रक्रिया, करोति की प्रक्रिया कराने लगे, ये सब बातें न बताए, गंधन आदि और तो कुछ न बोले, बस क्री धातु से करोति कैसे बनेगा, ये प्रत्यय होगा, वो होगा, मार दिमाग खाए, इसको कोई मतलब नहीं। अरे करोति पढ़ा दिए, समझ में आ गया। हाँ। नहीं आया तो वो भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पगना नहीं है, लेकिन जो मुख्य बात है उसको नहीं ना छोड़ा नहीं, जाए। नहीं। तो ये सब ध्यान रखो बोलने में, है ना, कि वो जो प्रसंगोचित बात है उसको पूरा पूरा बोला जाए, और जो
बहुत जरूरी नहीं है, अनपेक्षित है, मतलब ज़्यादा अपेक्षा नहीं है जिस चीज़ की, तो उसको संक्षेप में बोल के ख़त्म किया जाए। कभी भी कोई भी चीज़ में यदि आपको व्याख्यान देना हो, ये दो सिद्धांत को ध्यान रखते हैं तो आपका व्याख्यान अच्छा ही रहता है, कोई गड़बड़ नहीं है कि नहीं। अब 15 अगस्त को आपका व्याख्यान है और आप हमारे महाविद्यालय में, हमारी महाविद्यालय में ऐसा करने से नहीं होगा, आया कि नहीं। और 15 अगस्त के लिए खाली कह रहे हैं कि आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना करके ख़त्म कर रहे हो, मार दूसरी बार लगा, ये आपका नेगेटिव पॉइंट जाता है कि नहीं जाता। एक खाली उदाहरण के लिए रूप बता रहे हैं। तो यदि 15 अगस्त के बारे में बोल रहे हैं, महाविद्यालय के बारे में बोलना जरूरी था, कुछ संक्षेप में बोल रहे हैं, जिसका जो प्रसंग वो तब किया जाए ना, उसको तभी सही से बोलना चाहिए। चल तो कोई नहीं, ये सब चीज़ें सीखनी है बाबू, है कि नहीं। चल ये सब कहीं किताबों में नहीं लिखी मिलेगी, है कि नहीं। परंपरा से हम लोग जिस तरह से पढ़े हैं उसी प्रकार से बताया जा रहा है। हम भी कोई किताब कहाँ कहीं से ऐसे नहीं, हम लोग पढ़ते समय चाहे इन सब टीका ग्रंथों को गुरुजन लोग पढ़ाते, तो एक एक चीज़ ध्यान देनी पड़ती कि यहाँ पर ये क्यों लिखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ क्यों लिखी है, तो उसी को देखते देखते समझ में आता है कि क्या लिखना जरूरी होता है, कहाँ पर क्या लिखना जरूरी है। अब कोई मान लीजिए अनुपराभ्यम क्रिया हो कि चाहे अभिप्रत्यय क्षिप की टीका लिख रहा है 2 सूत्र की, और उसमें करोति की पूरी प्रक्रिया लिख दी है, लंबो चौड़ी क्री धातु से लट लाए तिक्की है, मार दुनिया भर का कर दी, और जो यहाँ बताना था सूत्र का प्रयोजन, उसका अर्थ, ये कुछ शॉर्ट में मान लीजिए लिख दिए, तो उस टीका के क्या मतलब, लोग फाड़ के फेंक देंगे, गंगा जी बहा देंगे, कोई मतलब नहीं ना उसका। इसलिए तो लिखने बोलने में सब जगह ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। चलो अभिप्रत्यय क्षिपा, चलो हो गया, तो बन जाएगा ना उदाहरण, परस्मैपद हो जाएगा, प्रयोजन भी समझ में आया सूत्र का। चलो क्या बन गया, उदाहरण बोलो तीनों। क्षिपति, प्रतिक्षिपति, अतिक्षिपति, ठीक है ना। चलो सब हो जाएगा। क्षिप प्रेरणा कौन गण की है देखे, तुदादि गण की, वो तो कल पता चल ही गया था, क्योंकि क्षेपति नहीं बनाया तो तुदादि गण का होना स्वाभाविक था। तो 10 लकार के रूप देखे उसके, हाँ तो क्या बनाए, हम लोग पढ़ने में आई थी क्या, क्षिप नहीं आई थी, तो क्या बनाए, क्षिपति क्षिपतु, क्षिपति क्षिपतु, क्षिपतात, अक्षिपत, क्षिपेत, क्षेपता बन जाएगा। अनिट है, अनिट है। चलो बनाए हो ना, तो हम अभी ज्यादा समय नहीं ले रहे, तुम अपने प्रामाणिकता से किए हो ना। और उभयपति है तो वो भी चलाए, वो भी चलेगा। चलो ये 3 उपसर्ग रहने पर ही वो परस्मैपदी होगी, बाकी तो उभयपदी होगी। ठीक, चलो आगे चलो। फिर आएगा कौन आया, प्राद्वह, क्या अर्थ हो गया इसका, प्राद्वह परस्मैपदम स्यात्, बना लिया करो। चलो क्या है कि प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु से परस्मैपद प्रत्यय आते हैं। क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु है, वह प्रापणे, इसमें ये धातु उभय नहीं, कैसी है, इसमें जो हकार उत्तरवर्ती आकार है वो क्या है, स्वरित है, स्वरित है। तो उसकी संज्ञा हो जाएगी, तो ये धातु कैसी कहलाएगी, स्वरित धातु कहलाएगी। वो अकार स्वरित है, धातु स्वरित नहीं है, धातु स्वरित है। स्वरित मतलब स्वरित है इत जिसका, ऐसी ये धातु कहलाएगी। तो क्या होगा इसमें भी, कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर आत्मनेपद प्रत्यय आता था, और अन्य गामिनी क्रियाफल होने पर परस्मैपद प्रत्यय आता था। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु होने पर, कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर भी परस्मैपद प्रत्यय आएगा। हाँ। अब ये बोलना नहीं होता है, अर्थ बोलते समय इसको बोलने की जरूरत नहीं, सूत्र का प्रयोजन बताना हो तभी इस चीज को बोलना होता है। समझ रहे हो ना बात को, कब अर्थ बोल रहे हैं, कब हम प्रयोजन बता रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है। चलो यही बात हो गया। चलिए तो क्या होगा, प्रवहति बनेगा ना, प्रवहते यदि कोई बोलेगा तो वो गलत है, असाधु प्रयोग हो जाएगा। फिर आएगा परेर मृषः, ये वह के तो रूप चलाए थे, 10 देख लिए। चलो कुछ नहीं, वो सरल है, सहेव और वर्ण से ये सब आए थे ना, बनाए थे, सरल है। फिर आगे, फिर परेर मृषः, क्या अर्थ हो गया, कि परे हे मृषः परस्मैपदम स्यात्, बहुत सुंदर, कि परि उपसर्ग पूर्वक मृष धातु से परस्मैपद प्रत्यय होता है। एकदम ठीक। तो यहाँ पर जो मृषत तितिक्षायाम धातु है, भुआदिगण की है, पादिगण की,
मृष्यति बनाया ओ, है, नहीं, बादी गण की दिवादी, तो होगी दिवादी, तो फिर तो हाँ, नहीं। मर्षति बनाएगा मर्षति ना, बनेगा। ध्यान रखना। मृष्यति बनाए दिवादी गण की मृष धातु भादी गण की होगी, आगे हाँ। सब होगा तो इधर लघुपद गुण भी हो लघुपद गुण जाएगा, होगा। तो क्या बन जाएगा? तो मर्षति। मर्षति अरे और हो जाएगा ना, हाँ। तो मर्षति मर्षति बनेगा। ऐसे बनेगा ना, ध्यान रखो इन सब चीजों को। मृष्यति। मृष्यति दिवादी गण की है, और ये धातु उभयपदी है। तो यहाँ वो जो शकार उत्तरवर्ती आकार है वो स्वरित है, तो स्वरित धातु है। ठीक है। तो जब कर्तृगामिनी क्रियाफल होता है तो आत्मनेपद प्रत्यय आते थे, और जब अन्य गामिनी क्रियाफल होता था तो परस्मैपद प्रत्यय आते थे। अब यहाँ पर जब परि उपसर्ग पूर्वक मृत धातु रहेगी तो कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर भी परस्मैपद प्रत्यय आएगा। इसी के लिए सूत्र है। चलिए आगे क्या कहना? परिमृश्यति परिमृश्यति बन जाएगा। दोस्तों मुलाकार बना लोगे ना, परिमृश्यति, परिमृश्यतु, परिमृश्यतात, आतंकवाद। फिर परियमृश्यत परिमृश्यत ऐसे बन जाएगा। या वो करते चलोगे ना सियन चारों सियन प्रकार। करेंगे। चलो बना लेना, आगे चले। क्या आया? फिर आया व्यांग परिभ्यो रमः। व्यांग परिभ्यो रमः बोलो वृत्ति कि बोलो। व्यांग परिभ्यः रमः परस्मैपदम स्यात्। क्या मतलब? कि वी आंग परि उपसर्ग पूर्वक रम धातु से परस्मैपद प्रत्यय आते हैं। ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से अब हाँ, यहाँ पर रमु क्रीडायाम धातु है, इसमें जो उकार है वो ये कौन गण की है देखे? ये हाँ ये उसकी है, वो आदि की है। वादी की है। चलो सफाई करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या है? तो ये उकार कैसा उकार है? इसका अनुदात उकार है ना? हाँ। अनुदात है। अनुदात होने के कारण अनुदातित धातु अनुदातित धातु होगी। तो कैसी धातु है ये? तो ये आत्मनेपदी धातु है। आत्मनेपदी धातु, इसके परस्मैपद पद आता ही नहीं था। आता ही नहीं था। हाँ, इसमें कोई कर्तृगामिनी और कर्तृगामी ये सब नहीं करना है, हाँ। कुछ नहीं। ये आत्मनेपदी थी, परस्मैपद आता ही नहीं था। तो इसके लिए सूत्र बनाया कि भाई ये जो तीन उपसर्ग है, दी, आम और परि, तीन उपसर्ग पूर्वक रम धातु से परस्मैपद प्रत्यय आएगा। ठीक है ना? इसके लिए चलो हो गया। तो क्या बना लिए? तीनों का उदाहरण बोलो। वीरमति, आरमति, परिरमति बन जाएगा ना। और जब ये तीन में से कोई उपसर्ग नहीं होगा, केवल रम धातु होगा, तो क्या बनाए हैं वहाँ? रमते। रमते बन जाएगा। रमते, रमताम, अरमत, रमेत, वादी की तो बनी जाएगी। चलो, और अनिठे की छेड़ थी। अनिठ है। अनिठ है, मंत्र में आई है। गम नम रम यमस्त चत्वार, ऐसा कुछ है। रमाई चतवार, हाँ चतवाई। हाँ। चलो कोई नहीं, तो अनिठ है तो आगे भी बना ही लोगे ना। हाँ। क्या बनाया उसमें? रंता, रंता, रंस्यते। चलो और कर लिया ना। हाँ। अपने से ये सब करना है ना। हम नहीं भी कहे, नहीं भी पूछे तो अब आगे से उदासीन नहीं हो जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मतलब अपने से तुम समझो कि कैसे करना है, क्या करना है। चलो फिर उपाच। उपाच, यही सूत्र आ गया। हाँ, क्या अर्थ हो जाएगा? उपात रमः परस्मैपदम स्यात्। कि उपसर्ग पूर्वक रम धातु से परस्मैपद प्रत्यय होता है। क्या उदाहरण हो जाएगा? सीधा सीधा कहना हो तो देवदत्तः उपरमति। ऐसे कहो तो कोई फिर आगे चर्चा ही नहीं। देवदत्त निवृत्त हो रहा है, बस काम खत्म हो गया। तब कोई बवाल ही नहीं। ये तो जब इन्होंने ऐसा यज्ञ दत्तम ऐसे कर्म जोड़ा, तब नाना प्रकार की शंकाएं उठ गई। बात समझ में आया? तो उपरमति कह दो तो कोई बात ही नहीं है कि उपराम कर रहा है, निवृत्त हो रहा है ना। संसार के इन सब शब्दादि विषयों से उपराम हो रहा है ना। चलो, तो ये कर दिए, तो सूत्र का तो हो गया। और पृथक सूत्र का क्यों बनाना पड़ा तो वो तुम देख ही लोगे, कल बताओगे भी, है ना। वो अगले वाले सूत्र अष्टाध्यायी में मतलब गाढ़ा नहीं है करके छोड़ देना उचित नहीं था। अगले वाले सूत्र की वृत्ति देखनी चाहिए। यहाँ तो नहीं लिखा है, मान लीजिए इन्होंने खत्म कर दिया ये 5-6 सूत्र लिख के, ये उपाच है ना, लेकिन उसमें तो होंगे सिद्धांत। चलो, तो ये कर दिया, हो गया, तो देख लेना उसको। अब यहाँ पर क्या आया? यज्ञ दत्तम उपरमति लिखा है। हाँ, तो यहाँ पर अब क्या शंका होगी?
कि ये रम ये जो- धातु जो है यहाँ पर ये उपपूर्वक रम उपपूर्वक जो रम धातु, उससे धातु परस है। में पद कर दिया, कोई बात नहीं, हाँ वो तो हो ही जाएगा हाँ, सूत्र से। हाँ। लेकिन अब प्रश्न क्या है, कि ये जो उपरमति ये जो बनी धातु है उपपूर्वक रम धातु उपपूर्वक- है, वो कैसी है, वो तो अकर्मक है। अकर्मक होगी, निवृत्त होना, निवृत्त होना। तो उसका तो कोई कर्म कोई नहीं हो कर्म नहीं सकता हो है कि सकता। क्या निवृत्त होना, ऐसा तो नहीं हो नहीं। सकता है, ठीक है ना। हम्म, तो अकर्म के कर्म उसका तो यज्ञ दत्तम ऐसे कर्म का कर्म कैसे बना कैसे रहे हैं, बना कैसे रहे हैं? लिख रहे हैं, अनुचित है ना हाँ, इसको कहना। हाँ। तब फिर क्या कहे इसके लिए कि उपरमति, यानी उपरमति का अर्थ क्या करना है, कि- उपराम हो रहा है, नहीं, निवृत्त करा रहा है। हाँ, उपराम करा रहा है, निवृत्त करा रहा है, ये करना है हाँ। उसका। तो इसीलिए संस्कृत में क्या लिख दिए उसके लिए, उपरमति का क्या अर्थ लिख दिए, उपरमयति इति अर्थ, ये उसका अर्थ। हाँ जब ऐसा करोगे तब तो कर्म हो जाएगा, हाँ, हो प्रश्न हो जाएगा। जाएगा कि भैया किसको उपराम करा रहा है, हाँ। है ना, तो यज्ञ दत्तम कर्म हो जाएगा, तो सकर्मक हो हो जाएगी। ठीक, हाँ ये उत्तर समझ में आ हाँ, गया। आया। कर्म अब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। अब फिर प्रश्न क्या आएगा कि कि भाई उपपूर्वक रम धातु का अर्थ आप निवृत्त होना, ये तो ठीक था, हाँ। निवृत्त करा रहा है, ये तो करारना, प्रेरित करना, ये तो करना, नीच का अर्थ नीच होता का है, हाँ। बिना नीच के आप कैसे कैसे उसका अर्थ कर दिए, हाँ। समझ कैसे रहे बिना नीच हो। के यदि कैसे? उपपूर्वक रम धातु से आप हेतुमती च से नीच करते हाँ तब तो ठीक था, ऐसा तो आपने किया नहीं। आप तो क्या उदाहरण दिए, उपरमति, बिना नीच के। हाँ तो ये नीच का अर्थ आपने कैसे धातु में ही, धातु से ही करवा लिया, नहीं ना हो सकता, नहीं हो सकता। ये शंका हुई। इसका समाधान क्या दे दिया इन्होंने, अंतर अंतर्भावित अर्थो अयम। अयम क्या अर्थ है इसका, कि अणि का जो अर्थ है प्रेरित करना, है ना, वो रम धातु में अंतर्भूत हो गया है, मतलब रम धातु ही उस अर्थ को बता बता देगी। आया कि नहीं आया, क्यों बता देगी, कैसे बता देगी, अभी ये प्रश्न हो सकता है, क्यों बता देगी, क्यों बताएगी वो, आपके कह देने से नहीं हो जाएगा। अरे उन्हीं का अर्थ है तो धातु केवल क्यों बताएगी, हाँ वो ऋच का अर्थ। बिना नीच के वो धातु केवल कैसे बता देगी उस अर्थ को। तो देखो बाबू, धातु के क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं ना, हाँ तो ये भी अर्थ हो जाएगा, हाँ। निवृत्त करा, हाँ, ये अर्थ भी हो जाएगा इसका। समझ रहे हो बात हाँ, को, धातु नाम अनेक अनेक अर्थ। होता है ना, हाँ बात समझ में। हाँ। निवृत्त होना तो उसका अर्थ है ही, हाँ ये निवृत्त कराना ऐसा जो अर्थ है वो भी उसका हो जाएगा। क्योंकि अनेकार्थक अनेकार्थक धातु होती होती है, हाँ। ठीक है ना। तो इसलिए क्या कह दिया जाता है, ऐसी जगह में ऐसा बार बार आता है ग्रंथों में, अंतिर भावित अर्थो अयम। दूसरे मतलब साहित्य वगैरह के ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो वहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, अंतर भावित अर्थो अयम। यहाँ पर डी का अर्थ अंतर्भावित कर दिया है ना, मतलब धातु जो है वही ऋणी का अर्थ भी बता देगी, ठीक है ना। तो लोग समझते मतलब व्याकरण पढ़े होंगे तो समझ लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो वो लोग कहते हैं अरे ये क्या लिख दी है क्या नहीं, ये क्या लिख दिया, अंतर्भावित ऋणी अर्थ हो अयम, शब्द का अर्थ नहीं जानते, उसका तात्पर्य समझ में आया। चल तो आगे ये भी लिखेंगे, टीका टिप्पणियों में भी लिखा जाता है और अन्य ग्रंथों में तो भर सब मिलता है, क्योंकि अर्थ करते समय मान लीजिए ऐसे ही कुछ होता है तो वहाँ पर ऐसा किया जाता है, अंतर्भावित और अर्थ हो गया, कम ही किया जाता है। ये नहीं कि अब सब जगह कड़ी का अर्थ हो ही बदल, फिर तो नीच करना ही क्यों फिर, है ना। चलो तो कहीं कहीं ऐसा होता है, बाकी तो का अर्थ नहीं बताया, ठीक। चलो, और वो भी कैसे बता रही है धातु, तो धातु चूंकि अनेकार्थक होती है, तो निवृत्त होना तो उसका अर्थ है निवृत्त कराना, ये भी अर्थ हो जाएगा अनेकार्थक। चले ठीक कर लिया, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। तो अब तो पूरा बन गया। फिर क्या लिखे, फिर इति परस्मै पद प्रक्रिया, इसी के साथ परस्मै पद की प्रक्रिया समान। तो इन्होंने थोड़े बहुत सूत्र लिखे हैं, अष्टाध्यायी में तुमने देखा होगा तो और भी होंगे। चलो तो कोई नहीं, ये अति प्रसिद्ध जो सूत्र थे इन्होंने लिख लिए, है ना। और तुमको वैसे अब अपने से भी देखोगे ना बाकी के सूत्र, सिद्धांत फल अपने समझ में आएगा, क्योंकि बात तुमको पकड़ ली, किस तरह से काम करता है, फॉर्मूला समझना होता है, तो समझ लिया तो अब चल जाएगा।
बस सूत्र याद रखो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ वो कर दिया, हो गया। चलो इति परस्मै पद प्रक्रिया, फिर क्या लिख रहे हैं? इति पद व्यवस्था। ये आत्मनेपद और परस्मै पद की जो व्यवस्था थी वो परिसमाप्त हुई। हो गए ना? नहीं ना कोई दिक्कत? नहीं। चलो और आगे फिर आगे आएगा अथ भाव कर्म प्रक्रिया। चला था ये? नहीं। नहीं ना चला नहीं। था। चलो रखा जाए पाठ इसको। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।